तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। किस तरीके से ये फंड क्या काम करेगा, क्या डिटेल्स रहेंगी, पहले आपको अभिषेक जी समझाएंगे, उसके बाद हम हमारे आज के एक्सपर्ट विरल सर से और बेहतर तरीके से समझेंगे। बिल्कुल दिव्या, बजाज फिनसर्व खुद एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और ये एक नया म्यूचुअल फंड लेकर आया हुआ है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा पुरानी ये म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, 4 साल पुराना ही ये म्यूचुअल फंड हाउस है और 29,000 करोड़ रुपए का इसका कुल एयूएम है। जो एनएफओ ये लेकर आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक तरह से सेक्टोरल फंड है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं उनमें एक तरह से इसमें निवेश किया जाता है। मुख्यतः वो कौन से सेक्टर्स की कंपनी हो सकती हैं? वो आपकी बैंकिंग हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, एनबीएफसीज हो सकती हैं, इंश्योरेंस हो सकती है। तो इन सब सेक्टर्स की जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनमें जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें एक तरह से फंड मैनेजर जो होता है वो इसमें निवेश करता है और अच्छे रिटर्न्स देने की यहाँ पर कोशिश करता है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई इसका बेंचमार्क होगा, यानी कि इसको एक तरह से यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 10 नवंबर यानी कि 4 दिन पहले ये खुल चुका है और 24 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। और मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये का इसमें मिनिमम आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम निवेश भी आप 500 रुपये से यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 3 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं तो। अब जरा पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं और उनके 5 साल के रिटर्न्स एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो ICICI प्रूडेंशियल का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 19.72% का एनुअलाइज रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 18.98% का रिटर्न दे चुका है एनुअलाइज। उसके बाद है UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 18.79% का इसने रिटर्न दिया है। बड़ौदा BNP परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 17.54% का रिटर्न इसने भी दिया है। उसके बाद है टॉप 5 में टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जिसने 16.14% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। तो ये हैं कुछ ऐसे फंड्स जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है मार्केट में और अपनी धाक एक तरह से रिटर्न्स के मामले में ये एक तरह से दिखा चुके हैं। सर यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूँगा और सबसे पहले तो सर यही सवाल रहेगा कि ये जो फंड होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो है इसकी थीम क्या होती है, एलोकेशन कैसे होता है, क्योंकि कई अलग अलग सेक्टर्स में एक तरह से यहाँ पर निवेश किया जाता है, तो वो कैसे काम करता है इसको पहले सर समझाइएगा। देखिए, पहले अगर देखें ना अभिषेक, तो बैंकिंग फंड्स ज्यादा आते थे, राइट। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों करके ऐसे फंड्स ज्यादा नहीं आते थे, सिर्फ बैंकिंग को फोकस किए हुए फंड्स आते थे क्योंकि तभी ज्यादा एक्सपोजर था नहीं, ज्यादा स्टॉक्स थे नहीं, ज्यादा कंपनियां थी नहीं कि फाइनेंशियल सर्विसेज को इस पे जोड़े। बट जब से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी बैंकिंग में आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी ले सकते हैं और बैंक्स जो है वो भी ले सकते हैं, तो वहां पे एक सेगमेंट हो गया। फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफी बड़ा एक सेक्टर बन के उभर रहा है, जहां पे आप एएमसीज ले लीजिए, जहां पे आप स्टॉक एक्सचेंजेस के स्टॉक्स ले लीजिए, राइट। तो काफी अच्छा एक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें छोटे छोटे मल्टीपल सेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी अच्छा कॉम्पोजिशन बनता है कोई भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का। ठीक है सर वैसे क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है तो क्या इसमें निवेश केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही ठीक रहेगा निवेशकों के लिए, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में भी इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं निवेशक? देखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न हम हमेशा कहते हैं जब भी हम सेक्टोरल फंड की बात करते हैं। तो अगर सेक्टोरल फंड की बात करें तो पोर्टफोलियो में होना कि नहीं होना चाहिए, अगर आप रिस्क को समझते हैं, क्योंकि देखिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है और अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप जा रहे हो तो उसमें तो और रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो सेक्टर कितना चलेगा नहीं चलेगा, साइकिल्स होती है सेक्टर्स की, रिटर्न्स नहीं भी आ सकते हैं, कुछ सालों तक रिटर्न नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज से अगर हम सोचे तो सेक्टोरल फंड थोड़े से रिस्क वाले हो जाते हैं, डेंजरस बन जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। पर हाँ, आप अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, आपने कम से कम 10 सालों से आप लगातार निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में और आपको थोड़ा सा एक अलग पोर्टफोलियो बनाना है, हम ऐसा कहते हैं ना दिव्या कि एक कोर पोर्टफोलियो होता है, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। कोर पोर्टफोलियो में आप चाहे तो ऐसे फंड को शामिल मत करिए, बट हाँ सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, सैटेलाइट पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सेक्टोरल फंड को आप शामिल कर सकते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा है, आपका एक्सपोजर कम है। तो अगर मेरा ये फंड चल जाता है, सेक्टोरियल फंड्स चल जाता है, अगर मेरी अवधि लंबे समय तक है, तो ये पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं।
सर इस पर्टिकुलर फंड के लिए जैसे कि अगर सिर्फ हम लोग बैंकिंग सेक्टर को उठाएं तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों तरह के जो बैंक्स होते हैं उसका जो रिटर्न्स होता है वो भी काफ़ी अलग अलग होता है, वैरी करते हैं, कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं उसके। आमतौर पर सर इन फंड्स में जो एक्सपोजर होता है इन बैंकिंग सेक्टर्स का, वो किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है? देखिए एज सच अगर ऐसा आप मुझे पूछेगा तो उतना मुझे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं आइडिया है कि कैसे वो एक्सपोजर लेते होंगे, कितना परसेंटेज लेते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद से फंड मैनेजर सोचते होंगे कि भाई मुझे लग रहा है कि अभी की जो साइकिल है, जैसे हम न्यूज में देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंसोलिडेटेड करेंगी गवर्नमेंट, राइट? तो आगे जाकर अगर वो कंसोलिडेटेड होती है तो शायद से उसमें मुनाफा और अच्छा हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज और अच्छे से बन सकती है और अच्छे से रिजल्ट्स उनके आ सकते हैं, तो जिससे रिटर्न्स अच्छे आने की उम्मीद है, राइट? वो प्राइवेट बैंक को कंपटीशन दे सकते हैं, राइट? तो ऐसे सब चीजों में पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक्स होना मेरे पोर्टफोलियो के अच्छा साबित हो सकता है, राइट? क्योंकि और जिस तरह से सपोज एग्जांपल और एक अगर मैं सिनेरियो कहूं कि एनपीए की बात ले ले कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए बहुत ही कम हुआ है, राइट? तो ये सब चीज है। जैसे देखो प्राइवेट बैंक्स तो डेफिनेटली अपना एक रूल्स रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरीके से चलती रही है और चलेगी भी। पर अगर मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी एफिशिएंट बनाना है और उनको भी मेन स्ट्रीम में रखना है तो कुछ बदलाव करने होंगे। अगर वो बदलाव अच्छे से हो जाते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो रेशियो आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। बट अगर वो रेशियो जो मेंटेन, अगर उनको आगे ज्यादा लेना है और जो उनको स्टेप्स लेने हैं उसमें अगर उनको कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, हासिल जो करना था वो नहीं हो पाया, तो फिर प्राइवेट बैंक्स का एक्सपोजर वो बढ़ा देंगे। तो ये पब्लिक और प्राइवेट का दोनों का जो एक्सपोजर की बात है ना, वो तो डेफिनेटली हमेशा बहुत कारण के हिसाब से बदलेगी भी, चेंज भी होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट बहुत एफिशिएंट होंगे तो प्राइवेट का एक्सपोजर ज्यादा होगा, और जब जब लगेगा कि भाई पब्लिक ने अच्छे से सब कुछ चीजें किए हुई है, जो बातें कही थी वो चीज हो रही है, तो वहां पे पब्लिक बैंक्स के एक्सपोजर बढ़ जाएंगे। ठीक है सर वैसे आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या इस पर्टिकुलर फंड में, जो पर्टिकुलर एनएफओ है, इसमें निवेशक अपना रुझान रखे, निवेश कर सकते हैं? देखिए कैसा है दिव्या के अगर जो 2020 से लेके 24 की रैली जब हुई तब फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में इतनी बढ़ावा हमको नहीं देखने मिला, राइट? जो बढ़ोतरी देखने मिली वो स्पेशली 24 और 25 में कुछ हद तक दिखी, राइट? तो ऐसा कह सकते हैं कि सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइट? पर हमेशा मैं ये कहता हूं कि अगर आप ऑलरेडी कोई सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहे हो, राइट, या तो आप ऑलरेडी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलरेडी आपने निवेश किया है, तो एनएफओ में निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि अभी ये पर्टिकुलर फंड हाउस ये एनएफओ को किस तरह से आगे जाके मैनेज करेगा, क्या स्टॉक लेगा, किस तरह से उसका आगे बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, वो अभी से कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि आपने निवेश अब तक कभी भी नहीं किया है और आप सोच रहे थे कि नहीं मुझे सेक्टोरियल में निवेश करना है, अगर मैंने 7 साल 10 साल जितना एक्सपीरियंस ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में ले लिया है, पर मेरे कोर पोर्टफोलियो में ना डालकर मैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जो फंड मैंने अब तक लिया नहीं है, जहां पे मैंने कभी भी एक्सपोजर नहीं लिया है, तो मुझे कोई फंड को शामिल करना है तो ये फंड को मैं देख सकता हूँ।